नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। जैसा कि दोस्तों आज आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज शाम 5 बजे राजस्थान के अभिलेखों की क्लास होगी। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर अभिलेख पूरे करवा दो, तो आज अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। टेलीग्राम जीके विद गजानन सर के नाम से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। लगभग हर प्रकार के नोट्स वहाँ पर डाले हुए हैं। जो महत्वपूर्ण नोट्स थे उनके रोजाना PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाती है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दे, उसके बाद अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों पढ़ते हैं अपने राजस्थान के अभिलेखों के अंदर। हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने कणसुआ का अभिलेख वहाँ तक पढ़ लिया था। कणसुआ जो कोटा के अंदर था, जो मौर्य वंश की जानकारी देता था, वहाँ तक हमने पढ़ा था। मौर्य वंशों की जो जानकारी देते हैं वो भामरू का शिलालेख है, मानमौरी का शिलालेख है। और जो कणसुआ का जो अभिलेख था हमने कोटा के अंदर पढ़ा था, वहाँ तक हमने अभिलेखों का अध्ययन कर लिया था। अब अपने उससे आगे पढ़ते हैं। उससे आगे अपने पहले आज पढ़ेंगे अपने चाकसू का अभिलेख। और चाकसू से आप समझ ही गए होंगे, चाकसू का अभिलेख या परस्थिति, ठीक है, क्योंकि परस्थिति उसे ही कहेंगे। मैंने आपको बताया था किसे कहेंगे, जिसके अंदर किसकी क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति यानी प्रशंसा की हुई है, ठीक है। अब देखो चाकसू का जो अभिलेख है, चाकसू से आप समझ ही गए होंगे। चाकसू के अंदर जो जयबाण तोप का गोला पड़ा था, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप, जो जयबाण तोप, जिसका एक ही बार प्रयोग किया गया था, जिसका गोला जो था वो चाकसू के अंदर पड़ा था, वहां पर गोलेराव तालाब बन गया था। आप सभी को पता ही होगा। अब देखो, ठीक है, चाकसू का अभिलेख, चाकसू के अभिलेख की जो डेट मिलती है हमें वो मिलती है 813 ईस्वी। क्या मिलती है भाई, 813 ईस्वी का ये अभिलेख है। कहाँ पर है उसके बारे में अपनी बात करें तो ये अभिलेख है वो हमें कहाँ से मिला है, चाकसू कहाँ है, जयपुर के अंदर है। जयपुर से ये अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है भाई, चाकसू, जयपुर से ये अभिलेख मिला है। अब देखो इसके रचयिता कौन है, इस अभिलेख के रचयिता और जो उत्कीर्ण करता है उनके बारे में हमें अलग अलग जानकारी मिलती है। इसके जो रचयिता है उनका नाम आता है कायस्थ भानु या फिर कणिक भानु या इसी प्रकार से नाम आता है, लेकिन आप याद रख लेना कायस्थ भानु इसके क्या है भाई, इसके रचयिता है। और उसके उत्कीर्णकर्ता पूछ लिया आपको, इस अभिलेख के उत्कीर्णकर्ता, क्योंकि अभिलेख है वो महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हो, बोरिंग जरूर है ये अभिलेख, लेकिन हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो वो ऐसे पूछेगा कि मेवाड़ की प्रशंसा निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में नहीं की गई है, तो यहाँ से अभिलेख से जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में हर बार उनसे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन इनसे संबंधित जो बातें हैं वो आप ध्यान में रख लेना। इसके जो उत्कीर्णकर्ता है, इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, माइल कि सर जो रचयिता और उत्कीर्णकर्ता में फर्क क्या होता है। देखो दोस्तों, जैसे एक पत्थर, ऐसे मान लो ये एक पत्थर है और एक पेज है, ये एक क्या है, पेज है ये, और ये एक क्या है, पत्थर है। जब इस व्यक्ति ये उत्कीर्ण करता है ना, माइल ने इसके ऊपर क्या किया है, पत्थर पर उत्कीर्ण किया है, इसको उकेरा था पत्थर से, ठीक है, उसको तो कह दिया उत्कीर्ण करता। ये लिख कर किसने दिया था, यानी इसके जो लेखक है, लेखक कौन है, इसके लेखक है कायस्थ भानु है, ठीक है। अब देखो इस अभिलेख के अंदर हमें जानकारी क्या मिलती है। देखो तो इस अभिलेख के अंदर जो उल्लेख मिलता है हमें, उल्लेख किसका मिलता है, उल्लेख की अगर मैं बात करूं, इस अभिलेख के अंदर जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली वह उनकी उपलब्धियों का क्या मिलता है, इसके अंदर उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। किसके अंदर, जो ये अभिलेख है ना, कौन सा अभिलेख, चाकसू का अभिलेख, इसके अंदर मेवाड़ के गुहिल वंश के जो शासक थे उनकी वंशावली व उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। उसके अलावा प्रशस्ति से आपको पता ही होना चाहिए, और इसमें मेवाड़ के गुहिल वंश की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। मेवाड़ के राजाओं की या गुहिल वंश, मेवाड़ के राजाओं की क्या की गई है, इसमें प्रशंसा की गई है। मेवाड़ के राजाओं की प्रशंसा की गई है। कौन से अभिलेख के अंदर की गई है, तो वो की गई है चाकसू के अभिलेख के अंदर। ये चाकसू का अभिलेख कहाँ है, चाकसू का अभिलेख कहाँ है भाई, जयपुर के अंदर है, चाकसू नामक स्थान पर। 813 ईस्वी का ये अभिलेख है। इसके रचयिता कायस्थ भानु है, इसके उत्कीर्ण करता है उनका नाम आता है माइल। और उल्लेख इसके अंदर किसका किया गया है, मेवाड़ के शासकों की वंशावली व उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और मेवाड़ के राजाओं की क्या की गई है, इसके अंदर प्रशंसा की गई है। आपको पता होना जरूरी है, और बाकी इससे संबंधित कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है, हमें इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। चले आगे, ये था चाकसू का अभिलेख। उसके बाद अपने पढ़ेंगे घटियाला का अभिलेख। घटियाला का अभिलेख है वो कहाँ है, घटियाला का अभिलेख हमें मिला है जोधपुर के अंदर। घटियाला से संबंधित याद रख लेना, घटियाला का अभिलेख कहाँ है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ेंगे घटियाला का शिलालेख, घटियाला का अभिलेख या शिलालेख, ठीक है।
घटियाला का अभिलेख या शिलालेख, वैसे तो इनके अंदर अंतर बताया हुआ है लेकिन आपको पता होना जरूरी है, हम घटियाला का शिलालेख या अभिलेख पढ़ रहे हैं। कब का है सर ये है 861 ईस्वी का। कब का है भाई? 861 ईस्वी का। 861 ईस्वी का ये अभिलेख है। अब देखो ये इसकी भाषा कैसी है, अगर इसकी भाषा की मैं बात करूं, इस अभिलेख की जो भाषा है वो भाषा कैसी है भाई? संस्कृत है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान के जो जितने भी अभिलेख हैं लगभग राजस्थानी भाषा या फिर संस्कृत भाषा के अंदर क्या मिलते हैं हमें? उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा है। इसकी लिपि जो संस्कृत या फिर प्राकृत भाषा या प्राकृत। ठीक है, इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? इसके उत्कीर्णकर्ता देखो घटियाला का जो शिलालेख है उसके उत्कीर्णकर्ता है कृष्णेश्वर। कौन है भाई? कृष्णेश्वर इसके क्या है? उत्कीर्णकर्ता है। अब देखो जो घटियाला का शिलालेख है वो मिला कहाँ से हमें? ये मिला है हमें जोधपुर के अंदर घटियाला गांव से मिला है। कहाँ से मिला है? जोधपुर में एक गांव है घटियाला गांव कहाँ है भाई? जोधपुर के अंदर है। इस गांव से ये अभिलेख हमें मिला है। घटियाला गांव जोधपुर से ये हमें क्या मिला है? ये अभिलेख मिला है। देखो इस अभिलेख के अंदर हमें जानकारी किस किस की मिलती है, यानी इस अभिलेख में जो जानकारी मिलती है वो कौन सी मिलती है, और यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो वो पूछेगा आपको, क्या पूछेगा? इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, ये पूछ लेगा, कृष्णेश्वर है इसके उत्कीर्णकर्ता। या फिर वो क्या पूछेगा कि ये कहाँ से मिला है, ये तो आपको पता ही हो गया, नाम से ही पता हो गया, घटियाला जोधपुर से मिला है। इसके अंदर जो जानकारी मिलती है तो वो प्रतिहार शासक ककुक के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? प्रतिहार शासक ककुक के बारे में जानकारी मिलती है। ककुक के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो यहाँ पर जानकारी मिलती है, प्रतिहार शासक ककुक के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में मिलती है भाई? ये मिलती है घटियाला के अभिलेख के अंदर मिलती है, जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। अब देखो इस अभिलेख की मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है? जो घटियाला का शिलालेख है वो मारवाड़ में वर्ण व्यवस्था का विभाजन करता है, यानी मारवाड़ में प्रथम शिलालेख मिला है जो वर्ण व्यवस्था का क्या करता है? विभाजन करता है। मारवाड़ का प्रथम शिलालेख किसका विभाजन करता है? मारवाड़ का प्रथम शिलालेख जो वर्ण व्यवस्था का विभाजन करता है। वर्ण व्यवस्था का विभाजन करता है। अब देखो आपको ये बताना है कि घटियाला का प्राचीन नाम क्या है, जल्दी से बताओ। घटियाला का प्राचीन नाम, जो घटियाला है इसका प्राचीन नाम क्या है? सभी साथी बाद में कमेंट कर भी बता देना जिसको पता है, वरना आगे वाली क्लास के अंदर मैं बता दूंगा इनसे संबंधित जो प्रश्न है। अब देखो ककुक था ना, जो प्रतिहार शासक ककुक ने घटियाला को एक अच्छे शहर के रूप में बसाया था। ये जानकारी मिलती है हमें कौन से अभिलेख के अंदर? घटियाला के शिलालेख में। ककुक ने घटियाला को एक शहर के रूप में बसाया था। घटियाला को एक शहर के रूप में बसाया था, एक शहर के रूप में बसाया था। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि ऐप के लिए क्लासें रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, तो टाइम नहीं मिलता। आज जैसे टाइम मिला, जो अभिलेखों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर अभिलेख करवा दो पूरे, तो अभिलेख पूरे करवा दिए जाएंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आ जाए, ठीक है ना। जो विद्यार्थी बार बार कह रहे थे कि सर हमें अभिलेख करवा दो, तो आज अभिलेखों का ही क्लास है, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, जितनी देर में होंगे उतने, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे अपने। ककुक ने घटियाला को एक शहर के रूप में बसाया था, ये जानकारी हमें इस घटियाला के शिलालेख के अंदर ही हमें मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ककुक ने मलेच्छों को मारकर, ककुक था ना उसने ककुक ने मलेच्छों को मारकर मारवाड़ में शांति स्थापित की थी। मारवाड़ में शांति स्थापित की थी। किसने भी? शांति स्थापित की थी। तो ये बात हमें मिलती है कौन से अभिलेख के अंदर मिलती है? ये भी हमें कौन से अभिलेख के अंदर मिलती है? घटियाला के अभिलेख के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। ये तो मारवाड़ में सर्वप्रथम हो गया। मारवाड़ में सर्वप्रथम जो यह शिलालेख जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजन करता है, वर्ण व्यवस्था का विभाजन करता है, ये जानकारी मिलती है हमें सारी की सारी। वो कौन से अभिलेख के अंदर मिलती है दोस्तों? घटियाला के शिलालेख के अंदर मिलती है। उसके अलावा मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है हमें कौन से अभिलेख के अंदर मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो वो हमें मिलता है कौन से अभिलेख में मिलता है? घटियाला के शिलालेख के अंदर हमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये था अपना घटियाला का शिलालेख, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लो क्योंकि जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। अभिलेखों की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको होनी जरूरी है, तो मैं संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर, ट्रिक नहीं देकर आपको, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ट्रिक काम नहीं करेगी यहाँ पर अभिलेखों के अंदर। जल्दी से इसे नोट कर लो, उसके बाद अपने चलते हैं आगे मिहिर भोज की प्रस्तुति के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, कमेंट करके सभी साथी बता देना कि घटियाला का प्राचीन नाम क्या है।
ठीक है, मिहिर भोज की परिस्थिति पढ़ते हैं, उसके बाद आगे। ठीक है, चले। ये गठियाला का शिलालेख था जो जोधपुर के अंदर था। ठीक है, ये प्रतिहार शासक ककुक के बारे में जानकारी देता है। अब मिहिर भोज की परिस्थिति पढ़ेंगे तो 880 ईस्वी जिसका निर्धारण समय माना है, उसके ऊपर जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उसका समय माना है हमने, कितना समय माना है, वो माना है हमने 860 है, इस 880 ईस्वी माना है। मिहिर भोज की परिस्थिति, मिहिर भोज की परिस्थिति। अब परिस्थिति से आपको पता ही चल गया प्रशंसा की गई है किसी व्यक्ति की। इसका जो समय माना है वो माना है 880 ईस्वी। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर मिहिर भोज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के ऊपर तारीख नहीं मिलती है, लेकिन इतिहासकारों ने इसको मद्देनजर रखते हुए इसका सन माना है। कब का माना है? 880 ईस्वी का इसका सन माना है। देखो कि ये सर, ये मिहिर भोज की जो परिस्थिति है वो हमें कहाँ से मिलती है? ये मध्य प्रदेश से मिलती है, ग्वालियर से। मध्य प्रदेश ग्वालियर से मिलती है। कहाँ से मिलती है भाई? मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? सागर नामक स्थान से मिलती है। कौन सी स्थान से मिलती है? सागर नामक स्थान से मिलती है। सागर नामक स्थान से मिलती है। कौन सी परिस्थिति है भाई? मिहिर भोज की परिस्थिति। मिहिर भोज से संबंधित आपको पता चल गया होगा। मिहिर भोज को जैसे याद करेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज, जिसके समय में अरबी यात्री सुलेमान आया था। अब जल्दी से आप बताओ, अरबी यात्री सुलेमान कब आया था? मिहिर भोज के शासनकाल में ये भारत आया था, लेकिन सन क्या था? और उसके अलावा मिहिर भोज का अर्थ क्या होता है? सूर्य का प्रतीक होता है। और ये मिहिर भोज एक ऐसा शासक था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मुसलमानों को हिंदू बनाया था, जो एक बहुत ही कट्टर राजा था। कौन भाई? मिहिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है। और मिहिर भोज के समय ही एक बात, भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ अश्व सेना थी, वो गुर्जर प्रतिहारों के पास ही थी। तो ये उसी मिहिर भोज की बात करती है अपने, जिसको मित्र भी कहा जाता है, काफिरों का दुश्मन, इस प्रकार से इसको काफी कहा जाता है। किसको? मिहिर भोज को, जो गुर्जर प्रतिहार वंश में अपने उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिहिर भोज की परिस्थिति कब की है? 880 ईस्वी का स्थायी समय माना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये इसके ऊपर सन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो, यानी ये किसने लिखवाई थी? तो ये लिखवाई थी मिहिर भोज ने लिखवाई थी। किसने लिखवाई थी ये परिस्थिति? मिहिर भोज ने लिखवाई थी। मिहिर भोज स्वयं ने लिखवाई थी। कहाँ लिखवाई थी? मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में सागर नामक स्थान पर यह परिस्थिति लिखवाई थी। देखो उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि इसकी भाषा कैसी है, तो भाषा की बात करूँ मैं, तो इसकी भाषा कैसी है भाई? संस्कृत भाषा है, क्योंकि लगभग जो शिलालेख है ये भारत से, राजस्थान से बाहर है। लेकिन इसकी लिपि अगर पूछ ले तो लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा है। इसकी लिपि की मैं बात करूं तो लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? मिहिर भोज की परिस्थिति, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली है। इसके लेखक कौन है? परिस्थितिकार जिसको कहते हैं। लेखक है इसके बालादित्य। कौन है भाई? बालादित्य। इसके लेखक कौन है? बालादित्य। दिखाई दे रहा है सभी साथियों को? एक मिनट देख लेता हूं मैं। बालादित्य, रेड पेन एकदम साफ दिखाई दे रहा है क्या? सभी बताओ भाई जल्दी जल्दी। देखो तो मिहिर भोज की परिस्थिति, तो परिस्थिति के अंदर इसमें जो जानकारी मिलती है वो हमें किसकी मिलती है? इसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख। उनका क्या मिलता है? यशोगान मिलता है। यशोगान उनकी क्या मिलती है? यहाँ पर वंशावली मिलती है। इसी के अंदर वंशावली मिलती है। इनकी प्रशंसा की गई है, उनकी शौर्यता, उनकी पराक्रमता की इसके अंदर क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। ध्यान रखना किसमें? जो मिहिर भोज की परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अंदर। उसके बाद इस परिस्थिति में जो श्लोक हैं वो कितने हैं? इस परिस्थिति में 17 श्लोक हैं। इस परिस्थिति में कितने श्लोक हैं? 17 श्लोक हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मौर्य वंश की जो जानकारी देती है, कणस्वा का अभिलेख था, मानमोरी का अभिलेख था, उसके अलावा भामरू का शिलालेख था। वो कणस्वा जो जितने भी अभिलेख, ये 3 अभिलेख हैं, वो किसकी जानकारी देती है? मौर्य वंश की। तो आप ये भी नोट कर लेना, जैसे मिहिर भोज की परिस्थिति है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देती है, प्रतापगढ़ का शिलालेख है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का जानकारी देता है। तो ये चीजें आप नोट करना कि कौन सा अभिलेख किसकी जानकारी देता है, कौन से वंश की जानकारी देता है। तो जैसे मिहिर भोज से संबंधित तो आपको पता ही हो गया होगा कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश से है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से, तो इसके अंदर किसकी जानकारी मिलेगी? हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये इसकी ध्यान रखना। इसके एक तो लेखक ध्यान रखना कौन है? बालादित्य है। और ये MP ग्वालियर से सागर नामक स्थान से ये मिली है। और मिहिर भोज ने लिखवाई थी। किसने लिखवाई थी? मिहिर भोज ने। उसके अंदर और क्या मिलता है?
गुर्जर प्रतिहार राजाओं की जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है वो भी इस अभिलेख के अंदर मिलती है, मीरभोज की परिस्थिति के अंदर मिलती है। इसके अंदर कितने जो जो श्लोक हैं वो कितने हैं, 17 श्लोक हैं, ध्यान रखना मीरभोज की परिस्थिति में, नोट कर लो। उसके बाद अपने चलते हैं इसके आगे की बातें चलते हैं, प्रतापगढ़ का शिलालेख पढ़ते हैं, नोट कर लो, इसे मिटा देता हूँ फिर मैं इसे। प्रतापगढ़ का अभिलेख पढ़े, देखो प्रतापगढ़ के अभिलेख के अंदर ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। प्रतापगढ़ का अभिलेख है वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल की जानकारी देता है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। प्रतापगढ़ का जो शिलालेख अभिलेख है ना उसके अंदर ज्यादा हमें जानकारी नहीं मिलती है। प्रतापगढ़ का शिलालेख कब का है, पहले तो ये आपको पता होना जरूरी है। प्रतापगढ़ का शिलालेख, प्रतापगढ़ का जो शिलालेख है वो 946 ईस्वी का है। कब का है भाई, 946 ईस्वी का, 946 ईस्वी का। प्रतापगढ़ का जो शिलालेख है ये 946 ईस्वी का है कि सर ये इसकी भाषा कैसी है, इसकी भाषा संस्कृत है। कैसी भाषा है भाई, इसकी भाषा संस्कृत भाषा है, भाषा संस्कृत भाषा है, ठीक है। इसकी लिपि कैसी है, इसकी लिपि है नागरी लिपि, नागरी लिपि, नागरी लिपि किसकी भाई, प्रतापगढ़ का जो शिलालेख है इसकी जो लिपि है वो नागरी लिपि है और इसकी भाषा कैसी है, संस्कृत भाषा है। अब देखो इसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है, जानकारी यानी इसके अंदर जो उल्लेख मिलता है वो गुर्जर प्रतिहार राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा महिपाल, महिपाल, कई जगह महेंद्रपाल, महेंद्रपाल भी है, महेंद्रपाल भी लिखा हुआ मिलता है। महेंद्रपाल की क्या मिलती है, महेंद्रपाल की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख के अंदर, प्रतापगढ़ के अभिलेख में जानकारी मिलती है। किसकी भी, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल व महिपाल की क्या मिलती है, इसके अंदर जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखो प्रतापगढ़ का शिलालेख 946 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा के अंदर है, इसकी लिपि नागरी लिपि है, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अलग अलग लिपि है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा है, उस राजा का नाम महिपाल या महेंद्रपाल की यहाँ पर क्या मिलती है, इस अभिलेख में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये प्रतापगढ़ के शिलालेख की बात हो गई। अब अपने चलते हैं आगे वाले शिलालेख के ऊपर, यानी प्रतापगढ़ शिलालेख में और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं पढ़नी है। अब पढ़ेंगे आदि वराह का अभिलेख, आदि वराह का अभिलेख, इन्हें आप जल्दी जल्दी नोट करते रहो। जो अभिलेख है उनकी जो संपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको करवाता रहूँगा। जो आदिवराय का अभिलेख है उसके अंदर मैं बात करूँ तो ये 994 ईस्वी का है। कब का है अभी, 994 ईस्वी इसकी तारीख मिलती है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, मिहिरभोज की जो परिस्थिति थी उसकी जो तारीख मानी है वो हमने मानी है, लेकिन उसके ऊपर लिखी हुई तारीख ऑथेंटिक तारीख नहीं है। कौन सी वो परिस्थिति बताई थी मैंने अभी आपको, मिहिरभोज की परिस्थिति बताई थी। अब देखो इस जो आदिवराय का शिलालेख है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये आहड़ उदयपुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई, आहड़ उदयपुर से। आहड़ एक सभ्यता भी आपको पता ही है, करवाई है, आहड़ या बेड़च नदी के किनारे पनपी थी। मेवाड़ के महाराजाओं का शमशान घाट जिस सभ्यता को कहते हैं, जिसका छोटे स्तर पर उत्खनन किसने किया था, जल्दी से बताओ। बड़े स्तर पर उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। मेवाड़ के महाराजाओं का शमशान घाट आहड़ सभ्यता को कहते हैं, जिसे प्राचीन समय में ताम्रवर्ती के नगरी के नाम से, ताम्रवर्ती या तांबा नगरी की, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जिसे जाना जाता था, जिसे 10वीं और 11वीं शताब्दी में आघाटपुर या आघाटद्रु के नाम से जिसे जानते थे, उसी नगरी की बात करें, सभ्यता की बात करें, कौन सी है, आहड़ सभ्यता। तो ये मंदिर है एक यहाँ पर आदिवराय का मंदिर, उसके ऊपर ये अभिलेख मिला है, और ये अभिलेख मिला कहाँ से है, आहड़ उदयपुर से मिला है। जल्दी से बताओ आहड़ का छोटे स्तर पर उत्खनन सबसे पहले किसने किया था। अब देखो आदिवराय का अभिलेख हो गया, आदिवराय का अभिलेख कहाँ से मिला है, आहड़ उदयपुर से मिला है। अब देखो यहाँ पर मेवाड़ के शासक भर्तरी के काल की है ये, मेवाड़ के शासक, रेड मार्कर दिखाई दे रहा है क्या, मेवाड़ के शासक थे भर्तरी सेकंड के काल की ये परिस्थिति है, काल की परिस्थिति, यानी मेवाड़ के शासक भर्तरी सेकंड के काल में ये खुदवाई गई थी। कौन सी परिस्थिति, आदिवराय की आदिवराय का अभिलेख। अब देखो इसके अंदर जो लिपि है इसकी भाषा पढ़ लेते हैं पहले। भाषा कैसी है इसकी भाषा है वो संस्कृत भाषा है, लगभग अभिलेख संस्कृत भाषा या राजस्थानी भाषा के अंदर मिलेंगे हमें। लिपि की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। अब देखो इसके अंदर जो जानकारी मिलती है हमें, आदिवराय के जो अभिलेख है इसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो पंचरात्र विधि संप्रदाय की मिलती है। पंचरात्र विधि संप्रदाय की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, संप्रदाय की जानकारी। नोट कर लेना इन्हें क्लास के बाद में, जो बातें करवाई हुई है, एक्स्ट्रा बातें चल रही है। सर ये पंचरात्र विधि
चाहे पंचरात्र विधि बोल दो चाहे पंचरात्र संप्रदाय बोल दो, ये एक ही होता है दोस्तों, ध्यान रखना। पंचरात्र विधि और जो पंचरात्र जो संप्रदाय है इसकी जो जानकारी मिलती है वो कौन से अभिलेख में मिलती है? आदिवराय के अभिलेख के अंदर मिलती है कि सर ये पंचरात्र क्या है, इसमें 5 देवताओं का उल्लेख किया गया है और इस संप्रदाय का जो संबंध है वो वैष्णव संप्रदाय से है। कौन सी संप्रदाय से मिलती है? यानी इस संप्रदाय का संबंध, कौन? इस संप्रदाय का संबंध किससे है भाई? इस संप्रदाय का जो संबंध है वो किससे है? इस संप्रदाय का संबंध है वो वैष्णव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से। जल्दी से बताओ, मैंने एक अभिलेख में करवाया था, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर राजस्थान के अंदर जो वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर मिला है वो कहाँ से मिला है? बताओ जल्दी से। करवाई हुई है ये चीज, जो करवाया हुआ है उनको बारे में आपको पता होना जरूरी है। बार बार मैसेज करते हो कि सर अभिलेख करवा दो, अभिलेख करवा दो, आज करवा रहा हूँ, बाकी और करवा दो। जो बच्चे जो टॉपिक अधूरे हैं उनको पूरा करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे ही टाइम मिला, जैसे एक बार तो ऐप के लिए क्लास रिकॉर्ड कर ले, जैसे ऐप लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आपको यूट्यूब पर सारा मैटर करवा दिया जाएगा। इस संप्रदाय का जो संबंध है, जो पंचरात्र विधि, इसमें 5 देवताएं भगवान श्री कृष्ण और अन्य जो 5 देवता है उनका उल्लेख मिलता है। तो अगर आपको पूछ सकता है प्रश्न कि पंचरात्र विधि या पंचरात्र संप्रदाय का संबंध कौन से अभिलेख के अंदर मिलता है, तो कौन सी में मिलता है? आदिवराय के अभिलेख के अंदर मिलता है। तो ये पंचरात्र संप्रदाय सर है क्या? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ही है, यानी वैष्णव संप्रदाय का संबंध रखता है। कौन सा? ये पंचरात्र जो विधि या फिर पंचरात्र संप्रदाय है वो किससे संबंध रखता है? इसका संबंध है वो वैष्णव संप्रदाय से ही है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आदिवराय का अभिलेख है, उसके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है। अब देखो कि सर, एक मिनट दोस्तों, अब देखो उसके अंदर जो जानकारी और मिलती है हमें, और क्या क्या मिलती है। आहड़ के निकट एक जगह थी गंगोदभव, आहड़ के निकट एक जगह है, आहड़ के निकट कौन सी जगह है? गंगोदभव, गंगोदभव, ये उदयपुर के अंदर। ये गंगोदभव को क्या बताया इन्होंने? इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि ये पवित्र स्थान था। क्या था भाई? पवित्र स्थान था। ये हमें जानकारी मिलती है कौन से अभिलेख में? आदिवराय के अभिलेख के अंदर में ये जानकारी मिलती है कि गंगोदभव था वो क्या था? एक पवित्र स्थान था। ये कौन से अभिलेख में जानकारी मिलती है? ये हमें आदिवराय के अभिलेख के अंदर हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अंदर आहड़ नगर का भी उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख के अंदर किसका उल्लेख मिलता है? आहड़ नगर का, आहड़ नगर का उल्लेख, यानी आहड़ नगर की जो राजनीतिक व सांस्कृतिक जो संबंध था उसके हमें इसके अंदर जानकारी मिलती है। आहड़ नगर का उल्लेख आदिवराय का अभिलेख करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेवाड़ के शासक भर्तृहरि सेकंड के काल की है और आहड़ के अंदर आहड़ नगर का उल्लेख मिलता है। आहड़ में सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आहड़ के निकट गंगोदभव नामक एक स्थान था जिसको पवित्र स्थान बताया गया है। ये हमें कौन से अभिलेख के अंदर मिलता है? ये भी हमें आदिवराय के अभिलेख के अंदर मिलता है, दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद ये हो गया आदिवराय का अभिलेख, नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अपने आगे चलते हैं, एक प्रस्तुति और पढ़ते हैं जिसका नाम आता है नाथ प्रस्तुति, जिसे एकलिंगनाथ प्रस्तुति भी कहते हैं, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, अगर नहीं लिया है तो बाद में क्लास के अंदर रिकॉर्ड जब हो जाए, ये क्लास समाप्त हो जाए, उसके अंदर देख लेना, आप दोबारा देख लेना, इनसे संबंधित जो नोट्स है वो बना लेना। सिर्फ अभिलेखों के अंदर कोई ट्रिक नहीं दी जाएगी दोस्तों। आप ऐसे सोच रहे हो कि सर करवा रहे हो तो बस आप करते रहो, ठीक है। ट्रिक तो नहीं चाहिए, आपको मैटर मिलना चाहिए, क्यों, ठीक है, ये बात। तो अब देखो नाथ प्रस्तुति के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रस्तुति के बारे में? नाथ प्रस्तुति, जिसे एकलिंगनाथ प्रस्तुति भी कहते हैं, ठीक है। बताओ नाथ प्रस्तुति, इसके लेखक बताओ जल्दी से आप, तब तक इसके मैं जो सामान्य जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। ये नाथ प्रस्तुति है वो है 971 ईस्वी की। लेखक बताओ इसके जल्दी से। नाथ प्रस्तुति से संबंधित अगर मैं बात करूं अन्य बातें कि नाथ प्रस्तुति से जो ये कहाँ से मिली है? नाथ प्रस्तुति मिली है हमें उदयपुर से। कहाँ से मिली है भाई? उदयपुर से। नाथ प्रस्तुति कहाँ से मिली है? उदयपुर से, कैलाशपुरी गांव में। कहाँ मिली है? कैलाशपुरी गांव। कहाँ है भाई? उदयपुर के अंदर है ये कैलाशपुरी गांव। और वहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। एकलिंगनाथ मंदिर। अब गुरुजी आप मंदिरों मिली है कि ना? मंदिर से नहीं मिली है, ध्यान रखना दोस्तों। एकलिंगनाथ मंदिर से नहीं मिली है ये प्रस्तुति। ये प्रस्तुति कहाँ से मिली है? देखो एकलिंगनाथ मंदिर के पास एक मंदिर है, मंदिर के पास एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है लवकुश। कई जगह लकुलिस मिलता है, लवकुश मंदिर से मिली है, मंदिर से मिली है। कौन सी प्रस्तुति? नाथ प्रस्तुति, ठीक है। अब देखो उदयपुर के कैलाशपुरी गांव में एकलिंगनाथ जी का मंदिर है और एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। उसके अलावा बप्पा रावल ने एक और मंदिर का निर्माण करवाया था, सास बहू का मंदिर, जिसका भी निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था, जिसे कालभोज कहा जाता है। अब देखो वो कहाँ पर है सास बहू का मंदिर? जल्दी से बताओ, सास बहू का मंदिर कहाँ है?
अब देखो ये लव कुश मंदिर के पास से मिली है। अब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 3 मंदिर है। एक मंदिर हो गया, कौन सा मंदिर हो गया, एक मंदिर का नाम हो गया लव कुश मंदिर। कौन सा मंदिर है, लव कुश। इनके बीच में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जो मेवाड़ के क्या थे भाई, एकलिंगनाथ कुल देवता थे। मेवाड़ की कुल देवी कौन थी, बाण माता थी। ठीक है, एकलिंगनाथ क्या थे, मेवाड़ के कुल देवता थे। एक तरफ एक मंदिर और है जिस मंदिर को कहा जाता है हरिहर मंदिर। क्या कहा जाता है, हरिहर मंदिर, जिसे ही कहा जाता है मीरा मंदिर। क्या कहा जाता है भाई, मीरा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों मंदिर है वो कहाँ है, कैलाशपुरी गांव के अंदर है। कैलाशपुरी गांव कहाँ है, उदयपुर के अंदर, इसी गांव के अंदर है। और लव कुश मंदिर के पास ये दीवार से यहाँ पर से ये हमें क्या मिली है, ये प्रस्तुति मिली है। कौन सी प्रस्तुति, नाथ प्रस्तुति मिली है। उदयपुर के कैलाशपुरी गांव एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, वहां से ये मिली है। लव कुश मंदिर से ये प्राप्त हुई है। कौन सी प्रस्तुति, नाथ प्रस्तुति। देखो इसमें मेवाड़ के शासक, यानी ये मेवाड़ के एक शासक थे जिसका नाम था नरवाहन। मेवाड़ के शासक कौन थे, मेवाड़ के शासक नरवाहन के काल की है। मेवाड़ के शासक नरवाहन के काल की है, आपको ये पता होना चाहिए, काल की है। मेवाड़ के शासक नरवाहन के काल की है। कौन सी प्रस्तुति, नाथ प्रस्तुति। मेवाड़ के शासक कौन थे भाई, मेवाड़ के शासक नरवाहन के काल की है, ये प्रस्तुति ध्यान रखना। अब देखो इसमें तीन व्यक्तियों या जगह के बारे में प्रशंसा की गई है। 3 व्यक्ति मान लो, उसके अंदर व्यक्ति का भी नाम आ जाएगा, या जगहों के बारे में प्रशंसा की गई है, बारे में प्रशंसा की गई है। क्योंकि प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है, की गई है। ठीक है, अब 3 प्रस्तुति या 3 जगहों के बारे में प्रशंसा की गई है, तो प्रशंसा किस किस की गई है, कालभोज की गई है, नरवाहन की गई है, नागदा नगर की गई है। कालभोज की किसकी की गई है, कालभोज की गई है, नागदा नगर की गई है। नागदा नगर, नागदा नगर का प्राचीन नाम क्या था, ये भी आप कमेंट करके बताओगे सभी साथी। कालभोज, नागदा नगर की और नरवाहन की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। नरवाहन की प्रशंसा की गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप सभी का, कि जो नाथ प्रस्तुति, एकलिंगनाथ प्रस्तुति के जो लेखक हैं, वो लेखक का नाम क्या है, आम्र कवि है। कौन है, आम्र कवि। जो अन्य बातें बताइए यहाँ से, मेवाड़ से जब मेवाड़ कराएंगे तब आपको और भी अन्य बातें बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ से भी मैंने कुछ बातें आपको बता दी है। ये कालभोज, नागदा नगर और नरवाहन की, इसके अंदर क्या की गई है, नाथ प्रस्तुति के अंदर प्रशंसा की गई है। अब देखो ये उस समय मेवाड़ की इसके अंदर जो जानकारी मिलती है, मेवाड़ की राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। वह सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। कौन सी प्रस्तुति के अंदर मिलती है, सांस्कृतिक जी, यानी वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, उससे संबंधित इस प्रस्तुति के अंदर हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो वो प्रस्तुति कौन सी है, नाथ प्रस्तुति है। ठीक है, उसके अलावा जैन धर्म व बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है, उनका वाद विवाद भी मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट लगाकर लिख लेना। नोट लगाकर लिखना है, क्या लिखना है, कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म की विचारधारा में वाद विवाद मिलता है। कौन सी प्रस्तुति के अंदर मिलता है, तो ये हमें मिलता है, कौन सी प्रस्तुति के अंदर मिलता है, नाथ प्रस्तुति, एकलिंगनाथ प्रस्तुति के अंदर मिलता है। 9वीं 33वीं की जो प्रस्तुति थी, ठीक है, इसके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है। 28 मिनट होगी, ठीक है। अब देखो मेवाड़ की जो राजनीतिक व्यवस्था, मेवाड़ की सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक जीवन, वो मिलता है लव कुश मंदिर से। ध्यान रखना, ये प्रस्तुति कौन सी मंदिर से, लव कुश मंदिर से है। और एकलिंगनाथ मंदिर इनके बीच के अंदर है। ठीक है, जो मेवाड़ के क्या थे, कुल देवता थे एकलिंगनाथ जी। और एकलिंगनाथ जी से कोई प्रकार की, मेवाड़ के राजा जब भी बाहर जाते थे तो इनसे क्या लेते थे, आशीर्वाद लेते थे, जिसे क्या कहते थे, आशंका लेना कहते थे। एक तरफ है हरिहर मंदिर, जिसे कहा जाता है मीरा मंदिर। ठीक है, लेकिन ये प्रसिद्धि मिली है हमें लव कुश मंदिर से मिली है। ठीक है, ध्यान रखना, कैलाशपुरी गांव से ही मिली है। कैलाशपुरी गांव के अंदर ही कौन सा है, ये तीनों मंदिर कैलाशपुरी गांव के अंदर ही है। ठीक है, और क्या नहीं बताया इसके बारे में, इसकी भाषा नहीं बताई है ना, भाषा इसकी संस्कृत है। भाषा कैसी है भाई, संस्कृत भाषा है। और इसकी लिपि है, वो लिपि कैसी है, इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। तो ये थी अपनी दोस्तों कौन सी प्रस्तुति, नाथ प्रस्तुति के बारे में हमने अध्ययन किया है। बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जो क्लास देख रहे हो आप, या तो इस क्लास को पूरा देखा करो, ताकि आपको पता चले कि ये अभिलेख है कितने, किन किन की जानकारी मिलती है। तो लगभग इतिहास, क्योंकि इतिहास के शुद्ध स्रोत यही है दोस्तों, ध्यान रखना। आप कहीं पर कन्फ्यूजन होते हो, लेकिन जब आप अभिलेख पढ़ रहे हो तो यही शुद्ध स्रोत है इतिहास के। यहाँ से हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया जो इतिहास का जो शुद्ध स्रोत है वो कौन सा होता है, अभिलेख होता है। चलो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि समय
समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसलिए ये क्लास आपको आज फिर काफ़ी दिन हो गए थे, उसकी वजह से ये क्लास आपको दी गई है। तो और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अभिलेख करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।